यह वीडियो अपने निजी अनुभवों पर आधारित है। हेलो एवरीवन, मुझे ये पता है कि आप सभी इंग्लिश सीखना चाहते हो, अपनी इंग्लिश को बेटर करना चाहते हो। और एक टीचर होने के नाते एक क्वेश्चन मुझे बार बार फेस करना पड़ता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं, सर हम इंग्लिश कैसे सीखें, हम अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कैसे करें। और कुछ स्मार्ट स्टूडेंट्स तो ये भी पूछते हैं, सर आपने इंग्लिश कैसे सीखी, आपने इंग्लिश इम्प्रूव कैसे की। तो मुझे लगा इस क्वेश्चन का आंसर मुझे इस वीडियो लेसन के थ्रू देना चाहिए, जिससे कि ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो आज एक स्ट्रगल के फेज से गुजर रहे हैं, वो मेरी छोटी सी स्ट्रगल स्टोरी के साथ कहीं ना कहीं रिलेट कर सकें और कुछ सॉल्यूशंस उन्हें अपनी इस स्टोरी में दिखाई दें, उन्हें लगे ये उनकी भी स्टोरी है। और एक चीज़ ये उनको मैं एहसास दिलाना चाहता हूँ कि चाहे उनके टीचर्स हों या कोई भी ऐसा शख्स जिसकी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स आपको बेटर लगती हैं, तो उनकी लाइफ में भी कभी ना कभी वो फेज आया था स्ट्रगल का, जिस फेज से आप आज गुजर रहे हो। तो जब वो उस फेज से बाहर आ सकते हैं, अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं, तो आप क्यों नहीं। यू कैन डेफिनेटली डू इट, यू कैन इम्प्रूव, यू कैन स्पीक इंग्लिश, आप बोल सकते हो। तो आज का जो मेरा लेसन है वो यही है, हाउ आई लर्न इंग्लिश, मैंने इंग्लिश कैसे सीखी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मुझे ये कहने में कहीं कोई झिझक नहीं है कि मैं बेसिकली गांव से बिलोंग करने वाला एक सामान्य सा स्टूडेंट था, एक सामान्य परिवार से। और मुझे भी कोई ऐसी फैसिलिटी, ऐसा कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिला, क्योंकि गांव में इंग्लिश स्पीकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिलता है। हमारा भी वही सब पैटर्न था कि स्कूल में क्वेश्चन आंसर्स कराए जाते थे, हम उन्हें लर्न करते थे, एग्जाम में उनको लिख देते थे और पास होते रहते थे। फेल कभी होते नहीं थे, लेकिन जहां तक स्पीकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात अगर की जाए तो नील बटे सन्नाटा। और कई बार तो हमें जब कोई ऐसा शख्स मिलता था जिसकी इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स शार्प होती थी, तो हमें एक इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्सन घेर लेता था, एक नर्वसनेस होती थी कि भाई हम इनके सामने कैसे स्टैंड करेंगे या हम क्यों नहीं बोल पाते। और एक सवाल अक्सर रहता था कि मैं इंग्लिश कैसे बोलूं, मैं इंग्लिश कैसे सीखूं। तो ये क्वेश्चन तो आपके साथ भी रहता होगा कि भाई इंप्रूव कैसे करें। आखिर ये तो पता है कि इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा, तभी करियर आगे बढ़ेगा, लेकिन शुरुआत कहाँ से हो। मैं भी अपने बड़ों से सुनता था कि अगर इंग्लिश बेटर है तो करियर बेटर है, और अगर इंग्लिश स्किल्स हमारी अच्छी नहीं है तो करियर में हमारे में कहीं ना कहीं हार्डशिप्स ज़्यादा है। तो ये सारी फीलिंग तो थी, एहसास तो था कि अगर इंग्लिश में इंप्रूव नहीं किया तो कहीं ना कहीं पापड़ बेलने पड़ेंगे और मुश्किलें बढ़ेंगी। लेकिन ये समझ में नहीं आता था कि शुरुआत कहाँ से करें, स्टार्टिंग क्या करें, कैसे हम अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करें। तो मैंने अपने से जो बड़े थे, जिनसे मुझे लगता था कि मुझे मशवरा लेना चाहिए, तो उनसे मैंने सलाह ली। तो उन्होंने मुझे बताया कि इसके लिए आपको सेंटेंस फॉर्मेशन आना चाहिए। अब मैंने पूछा ये सेंटेंस फॉर्मेशन मेरा कैसे होगा, कैसे इंप्रूव करूंगा, मैं कैसे सीखूं। तो उन्होंने कहा इसके लिए आपको ग्रामर और वॉकेबलरी और ट्रांसलेशन को सीखना पड़ेगा। अगर आपकी वॉकेबलरी अच्छी है, ग्रामर स्ट्रांग है और आप ट्रांसलेशन कर सकते हो, तो आप फिर इंग्लिश में स्पीकिंग आपके लिए कोई बड़ा मुद्दा नहीं रहेगा, आप फिर कर सकते हो। अब मुझे उनकी बात सुन के लगा कि और तो कोई ऑप्शन नहीं है, हो सकता है ऐसे ही शुरुआत होती हो और उन लोगों ने ऐसे ही किया हो जिनका कम्युनिकेशन मुझे अच्छा लगता है। तो मैंने वहाँ से अपनी स्टार्टिंग की। तो मेरे पास एक बुक थी जिसका नाम था अ न्यू स्टाइल ऑफ जनरल इंग्लिश। उसमें ग्रामर के रूल्स होते थे और बहुत सारी ऐसी एक्सरसाइज होती थी जहाँ हिंदी टू इंग्लिश हमें ट्रांसलेट करना होता था। मैंने उस बुक से स्टार्टिंग की। मैं छोटे छोटे सेंटेंसेज उसमें होते थे, उनको मैं ट्रांसलेट करता था रूल्स पढ़ने के बाद अच्छे से, जितना मैं समझ पाता था। और फिर मैं कई बार अपने जो टीचर्स थे उनसे चेक कराने की कोशिश करता था, या अपने फैमिली में जो मेरे से बड़े थे उन लोगों की हेल्प लेता था। तो कई बार वो लोग चेक नहीं भी कर पाते थे क्योंकि उनके पास भी टाइम की थोड़ी शॉर्टेज थी। तो मैं एग्जाम्पल्स को सॉल्व करता था, उनको नोट करने के बाद उनकी ट्रांसलेशन देता था और फिर मैं टेक्स्ट बुक से मैच करता था कि मेरा जो ट्रांसलेशन है वो किस हद तक राइट है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें मैं करता था जिससे कि मैं थोड़ा सा आगे कुछ कर सकूं, क्योंकि मुझे भी कोई ऐसी रेगुलर फैसिलिटी नहीं मिल रही थी कि कोई मुझे साथ बैठ के डेली पढ़ाए। कोई ऐसा होम ट्यूटर या घर में कोई ऐसा मेंबर नहीं था जो पूरी तरह से फ्री हो और मुझे पढ़ा सके। जो फ्री थे उनको इंग्लिश नहीं आती थी और जिनको थोड़ा बहुत इंग्लिश आती थी वो फ्री नहीं थे। तो बड़े बड़े मसले थे, लेकिन बस एक जिद थी कि इंग्लिश सीखनी है। उस जिद के चलते ही हम इन सारी चीज़ों को, जो दिक्कतें आ रही थी सामने, उनको देखते नहीं थे और सोचते थे कोई ना कोई तो सॉल्यूशन निकलेगा, आगे बढ़े चलो।
तो मैंने उस बुक को जब करना शुरू किया तो धीरे धीरे ये एक्सरसाइजेज चलती रहीं, लेकिन एक बड़ा चैलेंज फिर क्या आया, कई ऐसे वर्ड्स होते थे जिनका मुझे सेंस नहीं पता होता था कि इस वर्ड का क्या सेंस है। तो फिर मुझे सजेस्ट किया गया कि आप एक डिक्शनरी लीजिए। तो मैंने एक डिक्शनरी सर्च की, तो एक पुरानी सी डिक्शनरी मुझे मिली घर में, उसका नाम था भार्गव पॉकेट डिक्शनरी। तो मैं उस डिक्शनरी की हेल्प लेता था जब भी कोई ऐसा वर्ड आता था जिसका मुझे सेंस नहीं पता होता था। तो कुछ इस तरीके से मेरी स्टार्टिंग हुई। मैं डेली 25-30 सेंटेंसेज ट्रांसलेट करता था, फिर उनको चेक कराता था अगर कोई होता था मेरे आसपास, और फिर मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज करता था। जो वर्ड्स नहीं आते थे अपनी डिक्शनरी से कंसल्ट करता था। कुछ इस तरीके से मेरा सफर रहा। तो ऐसा मैंने काफी टाइम किया। तो फिर मुझे किसी ने सजेस्ट किया कि यहाँ से आगे अगर आप थोड़ा और एडवांस होना चाहते हो तो जो आप कर रहे हो उसे तो आप करते रहिए, लेकिन आपको कुछ और भी करना पड़ेगा। मैंने कहा जी वो क्या करना पड़ेगा? तो उन्होंने मुझे कहा कि अगर आप बेटर एडवांस वोकेबलरी चाहते हो तो आपको न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए। मुझे थोड़ा सा सरप्राइज हुआ कि न्यूज़पेपर से मैं इंग्लिश स्पीकिंग कैसे कर सकता हूँ, मेरी इंग्लिश बेटर कैसे होगी। हालांकि जनरल नॉलेज में इंटरेस्ट होने की वजह से थोड़ा सा न्यूज़पेपर में मेरा इंटरेस्ट तो था, लेकिन मैं हिंदी के न्यूज़पेपर्स पढ़ा करता था। स्पोर्ट्स में क्या हुआ, क्रिकेट में कौन जीता कौन हारा, तो न्यूज़पेपर में बस इतना इंटरेस्ट था। वो भी हिंदी वाले पेपर से काम चलता था। दैनिक जागरण, अमर उजाला, ये पेपर्स होते थे वहाँ पे। तो मुझे अब कहा गया कि इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़िए। तो मैंने फर्स्ट टाइम न्यूज़पेपर परचेज किया और उसका नाम था हिंदुस्तान टाइम्स। मैंने देखा तो बहुत थिक था, काफ़ी पेजेस थे उसमें। तो मुझे लगा ये इतना मोटा ताजी न्यूज़पेपर मैं कैसे पढ़ूंगा, इसमें तो बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि पूरा न्यूज़पेपर पढ़ने की क्या ज़रूरत है, हेडलाइंस ही पढ़ेंगे। तो मैं हेडलाइंस पढ़ता था और उसमें जो टफ वर्ड्स होते थे एक रजिस्टर था, उसमें नोटिंग करता था। और पूरे वीक में जितने भी वर्ड्स नोट हो पाते थे उनको मैं वीकेंड यानी संडे को उनके मीनिंग सर्च करता था। तो इस तरीके से मैंने अपनी वोकेबलरी में काम करना शुरू किया। तो स्टार्टिंग में न्यूज़पेपर रीड करने में मुझे टाइम भी लगता था काफ़ी। फिर धीरे धीरे मेरा इंटरेस्ट बढ़ा तो मैंने हेडलाइंस के बाद फिर फर्स्ट कॉलम को भी पढ़ना शुरू किया। जो फर्स्ट जो पैराग्राफ होता है, सॉरी, उसको पढ़ता था मैं। उसमें क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, थोड़ी बहुत जानकारी आती थी चीज़ों के बारे में। तो वर्ड्स में नोट करता रहता था। कुछ कुछ मेरा इंटरेस्ट न्यूज़पेपर में इस तरीके से बढ़ा। जब कभी ऑफ डे होता था, स्कूल नहीं जाना होता था, तो मैं न्यूज़पेपर को थोड़ा और डीपली पढ़ता था। तो ये प्रोसेस मेरा न्यूज़पेपर के साथ रहा। वहीं 10-20 सेंटेंस जितना भी मुझे टाइम मिलता था, ग्रामर में मेरा चलता रहता था कि कुछ सेंटेंस बनाने हैं, डिक्शनरी से कंसल्ट करना है। इधर ये न्यूज़पेपर का भी मैंने किया। ये पूरा प्रोसेस लगभग 1-1.5 साल तक मेरे साथ रहा। मैंने इसको कंटिन्यू किया। इस 1-1.5 साल में मुझे एक चीज जरूर फील हुई कि पहले के कंपैरिजन में मेरा जो वोकैब का लेवल था ना, वो थोड़ा सा लिफ्ट हो गया था। मेरी क्लास में कोई स्टूडेंट कुछ वर्ड्स के मीनिंग जब वो पूछते थे तो मैं बता देता था, तो उन्हें भी लगता था कि इसका वोकैब का लेवल थोड़ा इंप्रूव हुआ है, और मुझे भी थोड़ा अच्छा लगता था। एक सेल्फ कॉन्फिडेंस मुझे आता था कि जो कुछ मैं कर रहा हूँ कहीं ना कहीं तो उसका रिजल्ट आ रहा है। तो मेरा इंटरेस्ट जो था रीडिंग में और सर्चिंग में थोड़ा बढ़ गया। न्यूज़पेपर रीड करना और टफ वर्ड्स के मीनिंग सर्च करके लिखना, और टाइम टू टाइम कभी कभी उनको रिवाइज करना। अगर एक शॉर्ट कोड मैं इसको दूं तो रीड, सर्च, रिवाइज। तो 1.5 ईयर्स मान लीजिए, लगभग इतने टाइम तक मैंने ये ट्रांसलेशन मेकिंग, डिक्शनरी से वर्ड्स सर्च करके हेल्प लेना, न्यूज़पेपर रीड करना और टफ वर्ड्स को सर्च करना रजिस्टर में, ये सब मैं करता रहा लगभग 1.5 ईयर। तो वोकेबलरी के अंदर जो मुझे चेंज दिखाई दिया, उसने मुझे थोड़ा सा ये फेथ दिया कि अगर मैं करता रहूं तो कुछ इंप्रूवमेंट और भी हो सकता है। अब ये था कि आगे क्या करना चाहिए, ये समझ में नहीं आ रहा था। फिर मैंने अपने जो सीनियर्स थे उससे सलाह ली कि भाई मुझे क्या करना चाहिए। अब उन्होंने इस बार जो मुझे सलाह दी वो भी थोड़ा सा मेरे लिए सरप्राइजिंग थी। अब वो सलाह क्या थी, क्या मैं उसको फॉलो कर पाया और उसके नतीजे क्या निकले, ये भी मैं अभी आपके साथ शेयर करूंगा। ओके, अब मुझे सुझाव दिया गया कि आप ना नॉवेल्स पढ़ा करो। अब इससे पहले मैंने नॉवेल्स पढ़ी नहीं थी, तो मैंने नॉवेल्स सर्च की कि कौन सी पढूं। मुझे एक ऐसी नॉवेल की तलाश थी जिसमें पेजेस ज्यादा ना हो। तो मैंने चेतन भगत की एक नॉवेल आई थी उस समय, तो मैंने वो नॉवेल परचेज की
और उस नोवेल को मैंने पढ़ने की कोशिश की। वो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था। लेकिन क्योंकि नोवेल साइज ज़्यादा बड़ा नहीं था, तो एक दिन में मैं 5-6 पेज पढ़ता था, और जिस दिन स्कूल नहीं जाना होता था 10 से ऊपर पेजेस में पढ़ता था। इस तरीके से 1 मंथ के अंदर एक नोवेल में कंप्लीट कर लेता था। उसमें क्या होता था कि जो कैरेक्टर्स के डायलॉग्स होते थे एक दूसरे से, जो वो बात करते थे, तो वो जो डायलॉग्स जो थे वो मुझे बड़े इंटरेस्टिंग लगते थे, क्योंकि उसमें कई बार वो बातें आती थी जो हम एक दूसरे से बोलते हैं म्यूचुअल कॉन्वर्सेशन में, बातचीत में जो सेंटेंस हम यूज करते हैं, वो पॉपुलर फ्रेजेज उसमें अक्सर यूज होते थे। तो मुझे लगता था कि इस तरह के अगर स्टेटमेंट मेरे पास ज़्यादा होंगे तो मैं स्पीकिंग कर सकता हूँ। तो नोवेल्स से मुझे काफ़ी हेल्प मिली। फिर मुझे कॉमिक्स पढ़ने का भी पहले तो बचपन में शौक था, तो मैंने सोचा चलो बचपन के शौक को अब बचपन में करके देखते हैं। तो मैंने कॉमिक्स पढ़नी शुरू की, इंग्लिश की कॉमिक्स सर्च की मैंने। तो आर्चीज और कुछ इस तरह से थी जो इंग्लिश की नोवेल्स मिलती, सॉरी कॉमिक्स आती थी, तो मैंने उनको पढ़ा। तो उसमें कॉल आउट्स में उनके डायलॉग्स होते थे, तो उनको मैं पढ़ता था। तो वो थोड़ी इनफॉर्मल इंग्लिश होती है, जो इंग्लिश हम बातचीत में यूज करते हैं उस तरह की इंग्लिश। न्यूज़पेपर में क्या है कि वोकेबलरी का लेवल तो काफ़ी अप स्टैंडर्ड होता है, लेकिन जो वर्ड्स वहाँ आते हैं वो नॉर्मली आपकी डेली लाइफ लैंग्वेज में यूज नहीं होते। तो वोकेबलरी के लिए तो मेरा एक्सपीरियंस न्यूज़पेपर के साथ अच्छा रहा, लेकिन जो स्पीकिंग के लिए जिस तरह के पॉपुलर सेंटेंसेस की ज़रूरत होती है, फ्रेजेस की ज़रूरत होती है, वो वहाँ मुझे नहीं मिलते थे। तो वो नोवेल्स में और कॉमिक्स में मुझे थोड़ा हेल्प मिली। मुझे ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेज वहाँ पढ़ने को मिलते थे जिनको लेकर के हम यूज कर सकते हैं, जिनको एक दूसरे के साथ म्यूचुअल टॉक करते समय। तो ये काफ़ी मेरे लिए हेल्पफुल रहा। मैं कई बार उन डायलॉग्स को, उन स्टेटमेंट्स को अपनी डायरी में नोट भी कर लेता था, जो मुझे लगता था ये मतलब मैं अपने कॉन्वर्सेशन के अंदर यूज कर सकता हूँ। तो इस तरीके से मैंने, मुझे लगता है 7-8 नोवेल्स भी मैंने पढ़े होंगे अलग अलग राइटर्स के, और कॉमिक्स भी मैंने जुटाने की कोशिश की इंग्लिश में। तो इन चीज़ों से मुझे थोड़ा इनफॉर्मल इंग्लिश को समझने में हेल्प मिली। जो आम बोलचाल की जो सेंटेंसेज होते हैं उनको किस तरीके से लिया जाता है, तो नोवेल से मुझे काफ़ी इसमें सपोर्ट मिला। अब एक और चीज़ जो मैंने की वो ये थी कि मुझे एक शौक मैंने ये भी पाला कि जब भी मैं कोई भी चीज़ परचेज करने जाता था, तो जो भी प्रोडक्ट, मान लीजिए मैंने एक सोप लिया या मैंने कोई भी एक बिस्किट का पैकेट लिया, तो मैं उसके जो रैपर होता था उसके कंटेंट को बहुत डीपली पढ़ता था। उसमें बहुत सारे नए नए वर्ड्स मिलते थे, मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट, है ना, मैन्युफैक्चरर। जो भी वर्ड मुझे समझ में नहीं आता था, मैं उस वर्ड को, मेरे पास एक पेन एंड पेपर होता था, मैं उसमें पेपर में नोट कर लेता था, और वो जो मेरा रजिस्टर था वर्ड मीनिंग वाला, उसमें मैं उसको एंटर करता था वीकेंड में, जब वो पेपर फिल हो जाता था। यानी जब भी मैं कोई भी चीज़ मार्केट से परचेज कर रहा हूँ, तो मैं उसके रैपर को फेंकता नहीं था जब तक उसको एक साइंटिस्ट की तरह पूरा पढ़ ना लूँ। और न्यूज़पेपर में जो हैंडबिल्स आते थे, या कहीं मैं रोड पर जा रहा हूँ तो जो भी बिलबोर्ड्स लगे रहते थे, जो एडवर्टाइजमेंट के वो बैनर्स वगैरह होते हैं, तो इंग्लिश में कहीं भी कुछ मुझे दिखाई दे लिखा हुआ, तो मैं उसको बहुत डीपली लेता था। तो शायद इस हैबिट ने भी मुझे इम्प्रूव किया। इस तरीके से वोकेबलरी का जो लेवल है उसमें मुझे हेल्प मिली, और नोवेल्स और कॉमिक्स पढ़ने से जो स्पोकन इंग्लिश है, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जो पॉपुलर फ्रेजेज होते हैं वो मुझे वहाँ से लिंक मिलना शुरू हुआ, मुझे उससे काफ़ी हेल्प मिली। और कोई भी चीज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये मैंने किया, किसी को भी मैंने 6 महीने से पहले इसके मतलब क्विट नहीं किया। कम से कम 5-6 महीने तो मैं मिनिमम करता ही था, अगर किसी चीज़ को फॉलो करता था कि ये मुझे करना है। जैसा नोवेल रीडिंग का प्रोजेक्ट था, तो उसको भी मैंने 6-7 मंथ कम से कम कैरी ऑन किया। क्योंकि एक बात तो मेरे माइंड में रहती थी कि कोई भी चीज़ आप कर रहे हो, थोड़ा एक ड्यूरेशन तो लेके चलो। ऑल ऑफ ए सडन ओवरनाइट चेंज तो नहीं आना, ये मुझे पता था कि कोई भी चीज़ मैं करूँगा अच्छी से अच्छी चीज़, ओवरनाइट रिजल्ट नहीं आएगा। मुझे कुछ टाइम तक उस चीज़ को रेगुलर करना है। शायद ये एक ऐसी चीज़ रही जिसने मुझे बहुत हेल्प की। वरना कई बार ऐसे भी मूवमेंट्स आते हैं जब लगता है अरे यार क्या कर रहे हैं, इससे क्या स्पीकिंग आ सकती है, इससे क्या हमें कुछ होगा, अरे छोड़ो इसे। लेकिन मैं सोचता था कि कम से कम 6-7 मंथ करने के बाद ही मैं इस चीज़ को क्विट करूँगा, अगर किया भी तो जो भी कुछ मैं करता था, जैसे नोवेल वाला कॉन्सेप्ट, कॉमिक्स वाला कॉन्सेप्ट, फिर ये एडवर्टाइजमेंट्स को डीपली रीड करने वाली जो हैबिट थी, इन सभी को मैंने 6-7 मंथ्स या उससे ऊपर फॉलो किया, और उसका रिजल्ट भी मुझे देखने में आया। आई थिंक ये एक टर्निंग पॉइंट था जिसने मेरी काफ़ी हेल्प की। अब नेक्स्ट चीज़ जो मुझे समझ में आ रही थी वो ये थी कि मैं अब कुछ ऐसा करूं जिससे कि मैं वर्ड्स की साउंड के साथ कनेक्ट हूं। क्योंकि मैं स्पेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से तो समझ जाता था वर्ड ये है, लेकिन उसकी साउंड को लेकर के, प्रोनाउंसिएशन को लेकर के मेरे साथ अभी भी बवाल रहता था। मैं कई बार उल्टे सीधे प्रोनाउंसिएशन देता था। जैसे एक वर्ड है बायोलॉजी,
मतलब बोलते हैं लोग उसे BIOLOGY, बायोलॉजी। लेकिन जब मैंने देखा कि जो जिनकी इंग्लिश अच्छी है वो इस वर्ड को ऐसे प्रोनाउंसिएट नहीं करते, वो इसका प्रोनाउंसिएशन देते हैं बायोलॉजी। मैं प्रोनाउंसिएट करता था साइकोलॉजी, PSYCHOLOGY, साइकोलॉजी, लेकिन साइकोलॉजी। तो ऐसे छोटे छोटे डिफरेंसेज मुझे दिखाई देते थे जब मैं किसी को सुनता था डीपली। तो मेरा फिर लिसनिंग की तरफ थोड़ा सा रुझान रहा कि भाई मुझे ये कैसे पता लगेगा कि जो वर्ड मैं पढ़ रहा हूँ उसका साउंड वही है जो मैं दे रहा हूँ। तो इसके लिए मुझे सजेस्ट किया गया और मैंने उसको फॉलो भी किया। उन्होंने जो भी मुझे गाइड करते थे उस समय पे उन्होंने मुझे बताया कि आप ना इसके लिए मूवीज वॉच किया करो इंग्लिश की, या फिर आप इंग्लिश के सॉन्ग्स सुना करो, इंग्लिश की न्यूज भी हेल्प कर सकती हैं। तो मैंने इन तीनों चीज़ों को कुछ कुछ करना शुरू किया। मैंने इंग्लिश के सॉन्ग्स का कलेक्शन परचेज किया और मैं उसको सुनता था। कई बार एक ही सॉन्ग को मैं थोड़ा स्लो मोशन में सुनता था और कई बार फास्ट मोशन में सुनता था। एक ही सॉन्ग को कई कई बार सुनता था क्योंकि कभी कभी कुछ वर्ड्स की साउंड को लेकर के मैं पजल हो जाता था। तो ऐसा भी एक दौर था कि मैंने सॉन्ग्स को सुना और फिर मैं जो न्यूज आती थी रेडियो पर, ट्रांजिस्टर था मेरे पास छोटा सा, उस पर मैं न्यूज सुनता था ऑल इंडिया रेडियो से जो न्यूज सर्विस थी। क्योंकि न्यूज सर्विस एक छोटा ब्रॉडकास्ट होता था, मतलब 10-5 मिनट की न्यूज होती थी, तो उसमें मुझे जनरल नॉलेज का तो इंटरेस्ट था ही, लेकिन वहां से मेरी लिसनिंग प्रैक्टिस भी होती थी इंग्लिश की। और मैंने इंग्लिश की मूवीज भी देखी जब मुझे ये सजेस्ट किया गया। तो उसमें क्या था, कई बार तो समझ में नहीं आता था कि क्या चल रहा है, तो बस सीन के साथ कोरिलेट करके अपना मुस्कुरा लेते थे और कि अच्छा ये सीन है। लेकिन जब हमने रेगुलर इन सब चीज़ों को किया तो फिर क्या था, मैं ऐसी मूवीज में इंटरेस्टेड रहता था जिनके कैप्शन भी आए नीचे, इंग्लिश में लिखा हुआ भी आता रहे। तो मैं सीन के साथ कैप्शन को पढ़ता था। फिर ऐसी मूवीज मतलब मुझे थोड़ा सा मैंने देखने की कोशिश की, उससे मुझे वो समझ में आता था कि ये आपस में बातचीत में देखो कितने सिंपल सेंटेंसेस यूज होते हैं और हम ऐसे यूज कर सकते हैं। तो कैप्शंस के साथ जो मूवी होती है मैंने उनके साथ काफ़ी प्रैक्टिस की। फिर जब मेरी ये सब प्रैक्टिस चलती रही, मैंने सॉन्ग लिसनिंग भी चलती रही और ये मूवीज में कैप्शन वाली भी देखता रहा। फिर मैं विदाउट कैप्शन मूवीज को भी देखा। तो जो भी कुछ मैंने उस समय तक वॉकेब में वर्क किया था या जो सेंटेंस मेकिंग की प्रैक्टिस मेरी चल रही थी, सेंटेंस फॉर्मेशन की, थोड़ा बहुत ग्रामर में भी मैं करता रहता था टाइम निकाल के। तो इसका टोटल रिजल्ट ये रहा कि कुछ कुछ अब मैं समझने लगा था। और साउंड्स, क्योंकि मैं कंफर्म नहीं होता था कि जो साउंड मैं दे रहा हूँ वो राइट या रॉन्ग है, तो मोस्टली मैं एक कॉपी कैट की तरह साउंड्स कॉपी करता था उन लोगों की जो इंग्लिश के स्पीकर्स थे, या जो मैं मूवी में साउंड लेता था उसी साउंड को मैं फॉलो करता था, या सॉन्ग में जो वर्ड की साउंड मुझे सुनाई दे रही है उसको फॉलो करता था। इस तरीके से मैं साउंड्स को लेकर के कॉपी कैट की तरह काम करता था। तो जब भी मैं किसी साउंड को लेकर के कंफर्म नहीं होता था तो मैं उसको कोशिश करता था कि वो साउंड मुझे किसी अदर पर्सन के थ्रू मुझे मिले जिसको लेकर के मैं कन्विंस हूँ कि हाँ इसकी इंग्लिश अच्छी है। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स थे जिनमें मेरा जो साउंड था वो बिल्कुल डिफरेंट था, और जब मैंने उन वर्ड्स को सुना तो मुझे एकदम डिफरेंट साउंड उनका सामने आया, तो फिर मैंने उसको फॉलो किया। तो अपने साउंड को, अपने प्रोनाउंसिएशन को इस तरीके से मैंने रेक्टिफाई किया, करेक्शन किया। तो ये भी प्रोसेस काफ़ी लंबा चला, सॉन्ग लिसनिंग का, मूवी वॉचिंग का, और जिसमें मैं न्यूज सुनता था। इससे मुझे हेल्प मिली और मैं कह सकता हूँ शायद मैंने 20-25 मूवीज तो देखी होंगी, सॉन्ग कलेक्शन भी काफ़ी इकट्ठे किए थे, और न्यूज़ तो मैंने काफ़ी टाइम तक सुनी थी इंग्लिश में। तो इन छोटी छोटी कोशिशों से मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं प्रोनाउंसिएशन में मुझे काफ़ी हेल्प मिली, और लिसनिंग का एक बड़ा रोल होता है इंग्लिश स्पीकिंग में, ये बात मुझे यहाँ से कुछ कुछ समझ में आई। अब लिसनिंग के बाद जो नया मसला था वो था स्पीकिंग प्रैक्टिस, जो कि मेरे लिए एक बड़ा चैलेंज था, क्योंकि मेरे आसपास कोई स्पीकिंग पार्टनर नहीं था। मैं स्पीकिंग प्रैक्टिस किसके साथ करूं? और मुझे ऐसा लगता है, उस समय भी लगता था कि स्पीकिंग कम्स थ्रू स्पीकिंग। आप अगर कुकिंग सीखना चाहते हैं तो कुकिंग करिए, स्पीकिंग सीखना चाहते हैं तो स्पीकिंग करिए, राइटिंग बेटर करना चाहते हैं तो राइटिंग करिए। तो राइटिंग से स्पीकिंग स्किल्स बेटर नहीं हो सकते। तो स्पीकिंग के लिए तो आपको स्पीकिंग करनी होगी, और स्पीकिंग के लिए आपके पास कोई पार्टनर होना चाहिए। इसमें पार्टनरशिप जरूरी है। तो एक बड़ा चैलेंज ये था कि मैं स्पीकिंग प्रैक्टिस किसके साथ करूं। तो स्टार्टिंग स्टेज में ये एक बड़ा मुद्दा रहता था कि भाई किससे प्रैक्टिस करें हम। तो मैं क्या करता था, जो मेरे पास सॉन्ग कलेक्शन था मैं उसको साथ साथ गुनगुनाता था, मैं गाता था सिंगर के साथ साथ।
तो ये भी मैंने किया काफ़ी टाइम तक। हालांकि ये बड़ा रिडिकुलस सा लगता था कि क्या ओवर एक्टिंग चल रही है, लेकिन ऐसा मैंने किया। मैं उनको कॉपी करने की कोशिश करता था, जो भी सॉन्ग में सुन रहा था उसको। तो ऐसा भी करता था मैं कभी कभी। फिर मुझे ध्यान में आया कि शायद इसमें गूगल की कुछ हेल्प हो सकती है। तो फिर मैंने गूगल की भी हेल्प ली। वहाँ से मुझे प्ले स्टोर की जानकारी हुई कि प्ले स्टोर से हम किस तरीके से हेल्प ले सकते हैं। प्ले स्टोर पर मैंने टाइप किया स्पीकिंग प्रैक्टिस। तो मुझे उस समय एक आइडिया ऐसा नहीं था कि वहाँ से कोई हेल्प हो सकती है या नहीं, लेकिन मैंने देखा कि उन्होंने बहुत सारी एप्लीकेशन सजेस्ट की। तो एक एप्लीकेशन थी ओपन टॉक। उस एप्लीकेशन को मैंने देखा तो मुझे लगा कि शायद वहाँ से मुझे कुछ हेल्प मिल सकती है। मैंने उसको इंस्टॉल किया। उस एप्लीकेशन पर क्या था कि ऐसे बहुत सारे लोग जो स्पीकिंग पार्टनर्स तलाशते थे इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस के लिए, वो वहाँ उसको इंस्टॉल करते थे। तो मैंने उसको इंस्टॉल किया और मैंने उसको ट्राई किया। हालांकि कुछ लोग हर जगह ऐसे होते हैं मस्ती पसंद, जिनका मेन मोटिव कुछ और होता है, ऐसे वहां भी थे। लेकिन कुछ ऐसे जेन्युइन लोग भी थे जिनका मोटिव मेरे जैसा ही था। उन्हें एक स्पीकिंग पार्टनर चाहिए था इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस के लिए। तो मैंने वहां पे जब उसको यूज किया तो मुझे ऐसे बहुत सारे पार्टनर्स फॉर्चुनेटली मिले जिनके साथ मेरा इंग्लिश इंटरेक्शन हुआ। उसमें एक एडवांटेज हमें ये रहता था, क्योंकि मैं चाहता था कि एक ऐसा पार्टनर मुझे मिले कि अगर मेरी कोई गलती भी हो तो मुझे मजाक ना उड़ाए और मुझे थोड़ा सा एम्बेरेसिंग फील ना हो। तो वो मुझे उस मामले में बहुत अच्छी एप्लीकेशन लगी, क्योंकि वहां पे क्या है कि आप जब इंटरेक्शन कर रहे हो किसी के साथ, आपसे कोई मिस्टेक भी हो रही है तो जैसे ही कॉल डिस्कनेक्ट होती है आप फिर से अजनबी हो जाते हो। वो पर्सन आपको ना तो बाय नेम जानता है, ना ही बाय फेस जानता है, ना ही आप उसे जानते हो। तो रात गई सो बात गई। कोई मिस्टेक हो भी जाती थी तो हमें ये नहीं लगता था कि भाई हमें अब उस इंसान को बार बार फेस करना है, तो मतलब हमें खराब फील होगा। क्योंकि जो हमारा नोन पर्सन है उसके साथ यही चैलेंज है कि आप अपने आप को डाउन होते हुए नहीं देखना चाहते। तो स्ट्रेंजर्स के साथ ये एक एडवांटेज रहता है। तो उस एप्लीकेशन पर हमें हर बार एक नया कॉलर मिलता था और उसके साथ हम इंटरेक्शन कर सकते थे जिस टॉपिक पर भी हम चाहें और जिस पर वो भी इंटरेस्टेड है। तो स्पीकिंग प्रैक्टिस का इस तरीके से हमारा सिलसिला रहता था। तो स्टार्टिंग में 4-5 मिनट्स से ज़्यादा हम नहीं करते थे, नहीं कर पाते थे। उसमें मेन पॉइंट यही था कि आपको हिंदी में जंप नहीं करना है। एज फार एज पॉसिबल कॉल स्टार्टिंग से लेकर कॉल एंड होने तक आपको इंग्लिश में ही रहना है। तो स्टार्टिंग में 4-5 मिनट्स ही हमारे लिए एक चैलेंज रहता था। लेकिन कुछ टाइम बाद जब मैं रेगुलर रहा तो मैं थोड़ा अपना जो ड्यूरेशन था, मैंने अपना एक टारगेट लिया कि इस मंथ में मुझे 20 मिनट्स तक पहुंचना है। तो ऐसा मैंने गोल सेट किया। तो मैं अपने ड्यूरेशन को बढ़ाने के लिए अपने माइंड में टॉपिक सोचता था कि आज अगर मैं किसी से इंटरेक्ट करूंगा तो करंट अफेयर्स में इस मुद्दे पर बात करूंगा, मैं उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में पूछूंगा, उसके करियर के बारे में डिस्कस करूंगा। माइंड में क्वेश्चंस लेकर चलता था जिससे कि मेरी जो टॉक है उसके साथ थोड़ा सा उसको एक्सटेंशन मिल सके। तो फिर हम 15 से 20 मिनट्स तक इंटरेक्ट करने लगे। वहाँ एक मेन चीज जो हम ध्यान रखते थे वो ये कि न तो मैं अपने पार्टनर्स की मिस्टेक देखता था कि वो कहाँ ग्रामेटिकली रॉन्ग है, ना वो मेरी मिस्टेक को हाईलाइट करते थे कि आप यहाँ रॉन्ग हो। हमारा मेन मोटिव क्या होता था कि जो ड्यूरेशन है उसे बढ़ाना है, हमें देर तक रहना है इंग्लिश स्पीकिंग में। 5 मिनट से 10, 10 से 15, 15 से 20। अगर हमारी बात सामने वाले को समझ में आ रही है तो वो राइट है, और अगर उसकी बात मेरी समझ में आ रही है तो वो भी राइट है। चाहे ग्रामेटिकली कहीं कोई मिस्टेक हो रही हो, इट डजंट मैटर। ये हमारा मेन फंडा होता था। और मुझे लगता है माय डियर लर्नर्स की एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टार्टिंग स्टेज में जब आप स्पीकिंग प्रैक्टिस करते हैं तो एक दूसरे की मिस्टेक्स को हाईलाइट मत करिए, उनको काउंट मत करिए। मैन मोटिव ये है आपको थोड़ा लॉन्ग ड्यूरेशन तक किसी भी टॉपिक पर, चाहे आप किसी भी जो जिसमें भी आपका इंटरेस्ट हो इस टॉपिक पे बात कर सकते हैं। आपका कोई स्पोर्ट हो सकता है कॉमन टॉपिक, या अदर कोई पॉलिटिकल इश्यू हो सकता है। कोई भी टॉपिक पर आपको देर तक अपने व्यूज को एक्सप्रेस करना है। बस मैन मोटिव ये होना चाहिए कि आपको अपना मैसेज सामने वाले को क्लियर करना है, उसके मैसेज को आपको समझना है। और ड्यूरेशन अगर आप बढ़ाते चले जाते हैं जैसा कि हमने किया, तो एक टाइम ऐसा आया कि हम 40-45 मिनट्स तक नॉन स्टॉप इंग्लिश में इंटरेक्शन करते थे अलग अलग टॉपिक्स पे। हो सकता है कि हम गलत भी होते हों, कुछ स्टेटमेंट्स हमारे ग्रामेटिकली 100% राइट ना होते हों, लेकिन उसमें एक चीज क्या फील होती है कि जो हेजिटेशन होती थी हमारी, वो मुझे लगा कि वहीं से कम हुई। जब हम स्ट्रेंजर्स के साथ देर तक टॉक करते थे डिफरेंट इश्यूज पर, तो हमारी जो हेजिटेशन साइड है वो खत्म हुई। हमें हेजिटेशन नहीं होता था उतना, फिर झिझक नहीं होती थी। और जब वो हेजिटेशन खत्म हुई तब फिर
हमारे अंदर एक मतलब सेल्फ रियलाइजेशन वाली स्टेज आई कि हमें खुद अपनी मिस्टेक्स का भी एहसास होने लगा, और नेक्स्ट टाइम जब हम इंटरेक्ट करते थे तो हम उन मिस्टेक्स को रिपीट करने से बचते थे, कोशिश करते थे जो मिस्टेक्स हमें रियलाइज हुई है कि हमने प्रीवियस टॉकर के साथ की, वो नेक्स्ट टॉकर के साथ ना हो। तो जब हमारी हेजिटेशन दूर हो जाती है, हम नर्वस नहीं होते हैं, तो ये सारी चीज़ों पर ध्यान आपका ऑटोमेटिकली जाता है कि मैं क्या मिस्टेक कर रहा हूँ। लेकिन अगर आप एकदम स्टार्टिंग से ही कोशिश करते हैं कि 100% सब कुछ राइट होना चाहिए, तो उस 100% राइट की कोशिश में आप फिर आगे बढ़ ही नहीं पाते हो, क्योंकि आप फिर बार बार अपने आप को क्या करने लगते हो, जज करने लगते हो। तो इतना जजमेंटल मत होइए, जस्ट एंजॉय द गेम। इसको एक गेम स्पिरिट से लीजिए। तो इस तरीके से हमने कन्वर्सेशन सेशंस को थोड़ा सा लंबा किया, और फिर हम 40-45 मिनट्स तक कन्वर्सेशंस में जाने लगे। तो हेजिटेशन दूर करने का मुझे एक अच्छा तरीका लगा कि आप स्ट्रेंजर्स के साथ स्पीकिंग प्रैक्टिस करें, इससे मुझे बहुत फायदा हुआ। और एक चीज मैं करता था, दूसरा एक पॉइंट था कि कस्टमर केयर काउंट, वो तो एक्यूजेटिव्स जो होते हैं, जैसे आप किसी भी कंपनी को, टेलीकॉम कंपनी को कॉल करते हैं तो वो ऑप्शन देते हैं, इफ यू वांट टू टॉक इन इंग्लिश प्रेस 1, इन हिंदी प्रेस 2। तो ये चीज भी मैंने बहुत ज्यादा की। मुझे ये भी एक बड़ा मतलब फनी गेम लगता था। तो डिफरेंट कंपनीज के कस्टमर केयर एक्यूजेटिव्स के जो नंबर होते थे, मैं उन पर रिंग करता था, और पहले से अपने माइंड में एक स्टोरी क्रिएट करके चलता था कि जैसे मान लीजिए मैं उस समय एक वोडाफोन कंपनी थी, तो मैं उसमें जैसे कॉल करता था कस्टमर केयर एक्यूजेटिव्स को, तो माइंड में एक सीन लेके चलता था कि मेरा जो कनेक्शन है वो प्रीपेड है और मुझे वो पोस्टपेड कराना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। और या मेरा पोस्टपेड है तो मुझे प्रीपेड कराना है, तो क्या करना पड़ेगा। या मान लीजिए मेरे जो बिल हैं उसमें कुछ इश्यूज हैं, तो एक थीम लेके चलता था जिससे कि मेरी टॉक थोड़ा लॉन्ग जा सके। तो मैं कस्टमर केयर एक्यूजेटिव से बात करता था, उसमें ये भी था कि अगर कहीं कोई मिस्टेक है तो क्या हुआ, देन व्हाट, वो मुझे कोई जानते थोड़ी है, कॉल डिस्कनेक्ट कर दो। तो ऐसे भी मैं करता था, 15 to 20 मिनट में डिफरेंट लोगों से टॉक करता था कस्टमर केयर एक्यूजेटिव से। तो एक स्टेज तो ऐसी होगी कि लोग मुझे पहचानने लगे कि ये वही कॉलर कहते, सर व्हाट इज योर प्रॉब्लम, एक्चुअली वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड इट, हम समझ नहीं पा रहे हैं कोई कि आपकी प्रॉब्लम क्या है। तो बार बार मैं कॉल करता था, तो उन लोगों को एक लगता था कि ये वही पर्सन है, तो मुझे आइडेंटिफाई करने लगे थे। लेकिन ये सब मस्तियाँ, ये सब शरारतें मेरी बस एक ही टारगेट को लेकर के थी कि मैं इंग्लिश कैसे बोलूँ, मैं इंग्लिश को इम्प्रूव कैसे करूँ, मुझे कोई स्पीकिंग पार्टनर्स चाहिए थे। तो मैंने कस्टमर केयर एक्यूजेटिव्स को भी खूब परेशान किया, डिफरेंट कंपनीज के जो थे। तो उससे मुझे स्पीकिंग प्रैक्टिस भी मिली, कुछ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी हुआ, और स्ट्रेंजर्स के साथ बात करके आपको एक अच्छा फील होता है कि देखो मैंने आज इस पर्सन से इतनी देर तक बात की। स्टार्टिंग में बड़ा अच्छा फील होता था। तो ये सब चीज़ें मैंने की, इससे मुझे स्पीकिंग प्रैक्टिस मिली, और जो एक तरह से कहना चाहिए कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर था। इससे मेरा हौसला अफजाई हुई कि हाँ, मैं इंग्लिश में बात कर सकता हूँ। इन सब चीज़ों से मेरी ना सिर्फ फ्लुएंसी थोड़ा बेटर हुई, मेरे अंदर ये एक कॉन्फिडेंस तो आया ही डेफिनेटली कि मैं टॉक कर सकता हूँ। मेरा इंटरेस्ट भी बढ़ा इंग्लिश कम्युनिकेशन में, और फिर मैं जो रियल लाइफ में भी लोगों के साथ इंग्लिश में इंटरेक्ट करने लगा। अपने शहर में जब कहीं कोई वॉक इन इंटरव्यू होता था, भले ही मुझे उस चीज़ में जाना ना हो, लेकिन जस्ट अपने आप को चेक करने के लिए कि मैं कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ, मैं उस तरह के इंटरव्यूज में भी पार्टिसिपेट करता था। और स्ट्रेंजर्स के साथ जो प्रैक्टिकल इंटरेक्शंस होते थे, उससे मुझे काफ़ी एक मतलब सपोर्ट मिलता था अपने आप को इवेल्युएट करने में कि मैं कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ, क्या मैं सही से अपने आप को प्ले कर पा रहा हूँ या नहीं। तो फिर मैंने रियल जो इंटरव्यूज थे उनमें भी पार्टिसिपेट किया। तो इन सब चीज़ों से मुझे काफ़ी हेल्प मिली, और ये वो सारी चीज़ें हैं जो मैंने फेस की अपनी लाइफ में, जो थोड़ा मेरा स्ट्रगल रहा, यही मेरी इनसाइड स्ट्रगल स्टोरी है। और उस दिन से, जबकि मैं इंग्लिश में एक छोटा सा सेंटेंस भी नहीं बोल पाता था, आज मैं उस स्टेज में हूँ कि मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ अपने स्टूडेंट्स को, और मैं लेसन्स लेता हूँ, और बहुत सारी क्लासेज में हमें थ्रू आउट इंग्लिश में ही लेसन्स लेने होते हैं, और हम हिंदी का यूज़ नहीं कर रहे होते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि गांव का एक वो सीधा साधा सा लड़का, जब वो ये सब कर सकता है थोड़ा एक रेगुलर स्ट्रगल करने के बाद, तो आप क्यों नहीं कर सकते। यू कैन डू इट। बस मैं यही कहना चाहता हूँ। इसलिए मैंने अपनी स्टोरी आपके साथ शेयर की कि आप ये रियलाइज कर सकें कि नथिंग से समथिंग तक का जो सफ़र है, ये इम्पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल है। लेकिन इसको पॉसिबल बनाने के लिए, मुमकिन बनाने के लिए आपको एक रेगुलरिटी चाहिए, और आपको अपने ऊपर एक ट्रस्ट चाहिए कि लेटर और सूनर मैं ये करके रहूँगा, क्योंकि मैं ये कर सकता हूँ। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के थ्रू बताइएगा आपको मेरी स्टोरी कैसी लगी, क्या आपने इससे कुछ इंस्पिरेशन ली। मैं बस यही कह सकता हूँ
कि इंग्लिश बोलना बिल्कुल पॉसिबल है आपके लिए, इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल। चाहे आपकी बैकग्राउंड कैसी भी रही हो, आप किसी भी बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो, कितना भी आपका लेवल लो हो, लेकिन अगर आपने एक बार ठान लिया और आपने कुछ बेसिक चीज़ों को फॉलो किया जो हमने डिस्कस की हैं अपनी इस इनसाइड स्टोरी के अंदर, तो डेफिनेटली आप इम्प्रूव कर सकते हैं। तो हमारे इस लेसन को आप अपने उन स्टूडेंट्स तक, अपने अपने भाइयों तक ज़रूर शेयर करिएगा जो इसी स्ट्रगल फेज से गुजर रहे हैं कि इंग्लिश इम्प्रूव करना है उन्हें, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे हैं कि कहाँ से स्टार्ट करें। थोड़ा उनका मॉरल भी डाउन है कि भाई हम तो हिंदी मीडियम से हैं, या हमारे तो घर में कोई भी नहीं है हमें सपोर्ट करने वाला, या हम तो गांव से बिलोंग करते हैं, हम इंग्लिश में कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इस वीडियो को अगर आप शेयर करते हैं तो हो सकता है हमारी स्ट्रगल स्टोरी से उनकी स्ट्रगल स्टोरी का कोई लिंक हो और इससे वो थोड़ा इंस्पायर हो जाए। So thank you very much. I will be back with a new concept. Till then, bye bye.